नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। बने रहे इस चैनल के साथ। मैं आज आपको अजमेर का इतिहास, चौहान इतिहास के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहे इस चैनल के साथ। यदि आप इस चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप इस संपूर्ण क्लास को एक बार देख लो तो अपने आपको अजमेर का चौहान इतिहास याद हो जाएगा। तो बने रहे इस क्लास के साथ। मैं आज आपको चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई उनके बारे में बताने वाला हूँ। चौहानों का इतिहास, आज की इस क्लास में मैं आपको अजमेर के चौहानों का इतिहास बताने वाला हूँ। तो चौहानों की उत्पत्ति, नंबर 1, अग्निवंश का सिद्धांत। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया था। ये अग्निवंश में जो अग्निवंश का सिद्धांत है, यह चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक है जो पृथ्वीराज रासो उनमें दिया था। इसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ से 4 जाति उत्पन्न हुई थी। यानी चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वीराज रासो में गए चौहान वंश की उत्पत्ति है जो वशिष्ठ ऋषि है। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत यज्ञ से 4 जाति उत्पन्न हुई है। वो है चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। ये 4 जातियाँ उत्पन्न हुई है। चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, 1 2 4 जातियाँ। आगे मुणोत नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्र ने भी इस सिद्धांत का समर्थन दिया। यानी चंद्रबरदाई का सिद्धांत का ही समर्थन दिया मुणोत नैन्सी व सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने कहा है कि चौहान की उत्पत्ति है जो आबू पर्वत के यज्ञ से हुई है। और विदेशी मानते हैं जेम्स टोड व विलियम क्रूक और जेम्स टोड है जो चौहानों को विदेशी मानते हैं। जेम्स टोड व विलियम क्रूक्स है जो चौहानों को विदेशी मानते हैं। जेम्स टोड व विलियम क्रूक है जो विदेशी मानते हैं। 3 नंबर है सूर्यवंशी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है जो चौहानों को सूर्यवंशी मानता है। विदेशी जेम्स टोड व विलियम क्रूक विदेशी मानते हैं। और सूर्यवंशी है जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं। और चंद्रवंशी है जो हाँसी शिलालेख हरियाणा, जो हाँसी शिलालेख हरियाणा, वो चंद्रवंशी मानता है चौहानों को। आगे है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है जो बिजोलिया शिलालेख मानता है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, बिजोलिया शिलालेख मानता है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी पार्श्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। बिजोलिया शिलालेख है जो पार्श्व मंदिर के पास स्थित है। आगे बिजोलिया शिलालेख के लेखक है गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के लेखक जो गुणभद्र लेखक है गुणभद्र। इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव की सांबर झील का निर्माण करवाया। यानी जो सांबर झील का निर्माण है वो चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील को 3 जिलों में बहती, राजस्थान में 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और नागौर। राजस्थान में विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम पता चलता है इनसे। इनके लेखक है बिजोलिया शिलालेख के जो लेखक है वो है गुणभद्र। और इसके अनुसार चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्पत्ति स्थल है जो है सपादल, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, राजधानी है छतरपुर, नागौर। गुणभद्र है, इन्होंने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति है वो सांबर झील के आसपास हुई है और राजधानी थी छतरपुर, नागौर। आगे अब अजमेर के चौहानों में पहला शासक था वासुदेव। 1551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने सर्वप्रथम चौहान वंश की नींव इन्होंने ही डाली थी। सर्वप्रथम वासुदेव ने 551 ईस्वी में फर्स्ट शासक है वासुदेव। 1551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। 2 नंबर शासक था गुवक, प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था। इन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान थे वो पहले प्रतिहारों के सामंत थे। गुवक ने प्रतिहारों की अधीनता मानने से मना कर दिया क्योंकि ये स्वतंत्र चौहान शासक था, इसलिए गुवक ने प्रतिहारों की ये जो अधीनता
स्वीकार करने से मना कर दिया था। और चौहान पहले प्रतिहारों के सामंत थे। आगे 3 नंबर शासक था चंद्रराज। चंद्रराज रानी थी इनकी आत्मप्रता रुद्राणी। इनकी रानी का नाम था आत्मप्रता रुद्राणी। पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा करती थी। जो इनकी रानी थी पुष्कर झील में भगवान शिव की पूजा, ये योगी क्रिया में निपुण महिला ही थी। इनकी जो महिला थी योगी क्रिया में अपनी दिनचर्या में ही एक्सपर्ट थी। आगे 4 नंबर शासक था अजयराज। 1113 में अजमेर की स्थापना करता है तथा यहाँ पर किले का निर्माण करवाता है अजमेरुगढ़। अजमेर में जो किला है अजमेरुगढ़, उनका निर्माण अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेरुगढ़ 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता था, यहाँ पर किले का निर्माण करवाता है अजमेरुगढ़ अजयराज द्वारा। 1113 डेट याद रखना 1113। अपनी रानी सोमलेखा के नाम के सिक्के चलवाए थे। और अजमेरू ने अपनी रानी के सोमलेखा नाम के सिक्के भी चलवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमलेखा नाम के सिक्के चलाए थे इन्होंने अजयराज ने। आगे 5 नंबर शासक था अर्णोराज। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने अजमेर में अन्ना सागर जो झील है उनका निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील का। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी कराया। वराह मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, वराह मंदिर। अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया इन्होंने और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। बचपन चाहे थी। आगे 6 नंबर विग्रहराज चतुर 1153 से 1163। विग्रहराज चतुर 1153 से 1163 शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना। दिल्ली के तोमर राजाओं को हराया। दिल्ली के तोमर राजाओं ने इन्होंने युद्ध कराया और इसने दिल्ली शिवालिक स्तंभ लगवाया। दिल्ली में जो शिवालिक स्तंभ है वो विग्रहराज चतुर ने लगवाया, दिल्ली में शिवालिक का स्तंभ। बिसलपुर की स्थापना की, यहाँ पर तालाब तथा शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बिसलपुर की स्थापना जो विग्रहराज चतुर ने करवाई और यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का सर्वप्रथम निर्माण विग्रहराज चतुर ने करवाया था। इसने हिरकेली नामक नाटक लिखा था। इस नाटक की पंक्तियां संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी हुई। हिरकेली नामक नाटक लिखा था। ये नाटक की जो पंक्तियां वो संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को एडाई दिन का झोपड़ा में बदल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो इस पाठशाला थी विग्रहराज चतुर की संस्कृत पाठशाला, उन्हें एडाई दिन का झोपड़ा में बदल दिया और यह मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक। दरबारी विद्वान इनके थे सोमदेव लिखित ललित विग्रहराज। सोमदेव का ग्रंथ है या पुस्तक है जो है ललित विग्रहराज। और उपाधियाँ थी कवि बंधु बिसलदेव। और जो विग्रहराज चतुर की उपाधियाँ हैं 2 है इंपॉर्टेंट, कवि बंधु व बिसलदेव। विग्रहराज चतुर की उपाधियाँ कवि बंधु और बिसलदेव। नरपति नाहले बिसलदेव रासो, जो नरपति सिंह नालो इनके उपाधियाँ थी, इनके बिसलदेव रासो ने लिखा था। आगे नरपति नाहले बिसलदेव रासो ये गोडवाड़ी भाषा में है। ये नरपति नाहले जो बिसलदेव रासो है इनमें लिखा हुआ है गोडवाड़ी भाषा में। गोडवाड़ी मारवाड़ी की एक उपभाषा है जो पाली से लेकर जालोर तक बोली जाती है। पाली से जालोर तक बोली जाती है, इंपॉर्टेंट है। नरपति नाहले। आगे 7 नंबर शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान पिता सोमेश्वर, इंपॉर्टेंट शासक है। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान पिता सोमेश्वर 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। पृथ्वीराज तृतीय जो 11 वर्ष की उम्र में ही पिता बना था। माता का नाम कपूरी देवी सरकियावनी
संरक्षिका बनी इनकी 11 वर्ष की, और अपने चाचा नागार्जुन व अंपरगांगे के विद्रोह को दबाया। गुरुग्राम व हिसार में भंडारनक जनजाति के विद्रोह को दबाया। ठीक है। और इनका पहला युद्ध है जो है तुमुल का युद्ध। पहला युद्ध है तुमुल का युद्ध। पहला युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182। पृथ्वीराज वीएस परमार देव चंदेल महिबा इनसे हुआ था। इनमें पृथ्वीराज विजय हुआ था। इनमें पृथ्वीराज विजय हुआ था। पृथ्वीराज वर्सेस परमादेव चंदेल महिबा। पृथ्वीराज जीत गया था इनमें। आगे परमारदीर देव चंदेल के सेनापति आला अदल लड़ते हुए मारा गया। पृथ्वीराज ने पंजुन राय को महोबा का प्रशासक बनाया था। 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड पर आक्रमण किया, लेकिन जगदेव प्रतिहार से संधि करवा दी। कारण क्या था? पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी जो इच्छिनी देवी से शादी की थी, जबकि भीम सेकंड था ना, वो शादी करना चाहता था इसलिए। और चौहान गहड़वाल विवाद। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में चौहान गहड़वाल विवाद हुआ था। यह पृथ्वीराज जयदेव कन्नौज विवाद था। आगे कारण क्या था इस विवाद का? दिल्ली का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे शादी कर ली। जानकारी के स्रोत है मतलब दशरथ शर्मा की पुस्तकें और अली चौहान डायनेस्टीज, ये जानकारी के स्रोत है। कारण क्या थे? 2 कारण थे। आगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान। आक्रमण का कारण था गौरी ने तबर हिंद बट्टिका पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया। इस तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है जो विजय हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का नाम था चांडू राय, और दिल्ली का सामंत गोविंद राज ने गौरी को घायल कर दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान हार गया इसमें। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती में गिरफ्तार किया तथा मार दिया। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज के कुछ दिनों में गौरी के अधीन शासन किया था। यानी अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग तर्क दे रहे हैं। इनमें कहा है कि हसन निजाम के अनुसार पृथ्वीराज कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया था। और इस युद्ध में जो चांडू राय था, ये जो इनका सेनापति नहीं था, तराइन के युद्ध में हार के कारण क्या थे वो देखो। पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी राज्यों के विवाद थे, इसलिए किसी ने भी गौरी खिलाफ उसका साथ नहीं दिया था। और 2 नंबर कारण था तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के मुकाबले पृथ्वीराज की सेना का कदम था और उसके अधिकार सेनापति अन्य में व्यस्त थे इसलिए। और मोहम्मद गौरी एक अच्छा सेनापति था तथा उन्हें अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हराया था। कूटनीति से। 4 नंबर कारण था तराइन से पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को युद्ध में तैयारी को समय दे दिया था। यानी जो मोहम्मद गौरी था तराइन का सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी को युद्ध के लिए तैयारी के लिए दिन दिए थे पहले। 5 नंबर कारण था पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग किया, जबकि तुर्क सेना को